और कितना इजी बनाएंगे सरल गतिविधि। नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाट, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, बरपेटा, असम। सबसे पहले मैं कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का जो पाठ है वो पाठ का आरंभ करने जा रहा हूं। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये पाठ पढ़ाने से पहले मैंने इसके 4 भाग आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। इसके पहले जो भाग है, एक है सारांश का भाग और +3। अभी जो मुख्य भागों में से वैसे चौथा भाग है, मैं आज आरंभ करने जा रहा हूं। तो आज के भाग में जाने से पहले हम पहले भाग में क्या पढ़े उसका जिक्र करना बहुत आवश्यक है। हमने देखा था कि किस प्रकार हमारे लेखक ने कहा था कि हमारी भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। इसका लेखक को अनुभव आ गया। लेखक ने क्या सोचा था, कुएं में उतर जाऊंगा, डंडे से सांप को मारूंगा, चिट्टियां लेकर ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन ये सारा आकाश कुसुम था। मतलब देखिए, कुछ भी नहीं था। जो सोचा वो कभी कभी होता नहीं है, लेकिन जो आदमी सोचता है वो होता भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन यहां मात्र लेखक ने जो सोचा था वो बिल्कुल होता नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है, तो आज के पाठ में वो देखने वाले हैं। तो देखिए कि ये योजना और आशा की असंभावना प्रतीत हो गई कि ये जो योजना थी, योजना क्या थी? कुएं में उतरना, सांप को मारना, चिट्टियां निकलना और ऊपर आना, योजना ये थी। सांप को मारने की योजना थी, लेकिन असंभव प्रतीत हो गई। क्यों? क्योंकि डंडा चलाने के लिए जो स्थान चाहिए था वो पर्याप्त स्थान कुएं के अंदर नहीं था। अब डंडा चलाना है तो कम से कम डंडा उठाना पड़ेगा। आपने देखा है कि सांप और लेखक दोनों चक्षुश्रवा हो गए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, 4 आंखें हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि सांप और लेखक में प्रेम हो गया है। 4 आंखें होना, 2 मोहरे हैं, दोनों अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। एक दूसरे को देखना और जो आप समझते वो भी हो सकता है, लेकिन लेखक और सांप एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों अपने मोर्चे पर है। कौन पहले हमला करता है ये हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन अब हमले की तैयारी में है। लेकिन लेखक ने सोचा कि अभी मैं डंडे से सांप को मार नहीं सकता हूं। डंडा चलाने के लिए जो स्थान चाहिए वो नहीं है। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए। अब देखिए, मेरे हाथ में अगर कोई लाठी है तो मुझे ऐसी लाठी ऊपर लेनी पड़ेगी या घुमानी पड़ेगी। अब देखिए, लेखक मात्र ऐसे कुएं की एकदम धरताल में नीचे ऐसे खड़े थे, तो लेखक को अपना हाथ उठाने के लिए जगह नहीं थी, तो वहां डंडा कैसे चलाते? तो इसीलिए लेखक ने सोचा कि मुझे ये असंभव प्रतीत हो रहा है, स्थान चाहिए उसमें नहीं है, घुमाया जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था। देखिए, ये बहुत खतरनाक होता है, लेकिन सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहाने पर खड़ा होना है। जैसे तोप है, तोप जैसे अगर तोप निकल गई तो निकल गई भाई, लेकिन किसी की जान भी ले सकती, वही सही है। अगर वो सांप का मुंह, जैसे यहां दिखाया, देखिए सांप का मुंह अगर दब गया तो ठीक है, अगर नहीं दबा तो सीधा सांप हमारे ऊपर आ सकता है, आक्रमण कर सकता है। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वो पलटकर जरूर काटता और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी, देखिए संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्टियां में कैसे निकलता, कैसे उठाता? चिट्टिया को भी निकालना है ना। 2 चिट्टियां उसके एकदम समीप पड़ी थी, पास सटी हुई पड़ी थी, और एक मेरी और थी। मैं तो चिट्टियां लेने ही उतरा था। अब देखिए, योजना क्या थी? योजना थी नीचे उतर जाऊंगा, सांप को मारूंगा, ऊपर चिट्टियां निकलकर ऊपर लेकर आऊंगा। लेकिन लेखक ने फिर सोच लिया, मैं सांप को, चलो सांप और मेरी ऐसी कौन सी बड़ी दुश्मनी है, मेरा उद्देश्य क्या है? चिट्टियों को निकालना, एकमात्र बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य। देखिए, कुएं में उतरने का उद्देश्य क्या था? सांप को मारना उद्देश्य था क्या? बिल्कुल नहीं। बराबर, कुएं में उतरने की किसने, लेखक ने जब ठानी, तब क्यों ठानी थी? क्योंकि चिट्टियों को डाक खाने में पहुंचाना बहुत जरूरी था, और वो चिट्टियां कुएं में गिर गई थी। कुएं में चिट्टियां निकालना एक सबसे बड़ा उद्देश्य था। देखिए, तो चिट्टियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैत्रों पर
मतलब अब अपने मोर्च पर एक आगे है और एक इस तरफ है, एक दूसरे को देख रहे, हमला करने के लिए तैयार है। बिल्कुल अब ये हमला हो जाएगा। ऐसी स्थिति में दोनों अब अपने पैरों पर, अब अपने आसन पर या अब अपनी स्थिति में, मान ले उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए, दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, मेरा मोर्चा कमजोर था। क्यों? क्योंकि मेरा जो साधन था, जिसके बूते पर नीचे उतरा था, वो काम नहीं कर रहा। सपोज हम बंदूक लेकर चले गए अब शिकार करने के लिए और बंदूक की गोलियां समाप्त हो गई, हाँ, तब आदमी का मोर्चा कैसा होता है? कमजोर हो जाता है, क्योंकि बंदूक कोई काम की चीज नहीं, बस एक शो की चीज रह जाती है। तो मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट्टा पड़ता तो ये पड़ता तो यदि बहुत करता तो मैं क्या करता? उसको पकड़कर कुचलकर मार देता। पर वो अचूक तरल विष मेरे अंदर, अचूक, जिसका निशाना चुकता नहीं है या जिसके जहर से कोई बचता नहीं है, ऐसा अचूक, ठीक है, वो चुकने वाला नहीं है, मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार नहीं किया था। देखिए सांप भी कितना ईमानदार है, उसने भी वार नहीं किया था, वो भी भारत की तरह ही है। दूसरा हमला करेगा तब हमला करेंगे हम, हाँ। देखिए वो इतना होकर सांप डराने का काम कर रहा था, जरूर डराने का काम कर रहा था, लेकिन हमला उसने भी किया नहीं था। तो मैंने सोचा उसने हमला नहीं किया तो मैं क्यों करूं, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल, जो विचार मेरे अंदर चल रहा था, वो छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी नहीं था। अब प्रश्न था कि चिट्टियों को कैसे निकाले। पर ठीक है, सांप को मारना नहीं है, तय किया। मेरा उद्देश्य क्या है? चिट्टियों को निकालना। अब सवाल लेकर के मन में आना शुरू हो गया कि चिट्टियों को निकाले कैसे। बस एक सूरत थी, मतलब एक आइडिया थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्टियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा नहीं था। चारा नहीं था मतलब कोई मेरे पास उपाय नहीं था, दूसरा कोई उपाय नहीं। सांप टूट पड़ा तो कोई उपाय नहीं था। क्यों? कुर्ता था और कोई कपड़ा भी नहीं था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसे पानी को मैं पकड़ लूं, ऐसा कोई कपड़ा भी नहीं था। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये दो मार्ग थे। एक तो सांप को पूरी तरह से मारो और छेड़खानी ना करो। पहला मेरी शक्ति के बाहर था। कौन सा? मारना। मैं सांप को मार नहीं सकता था। क्यों? डंडा चलाने के लिए पर्याप्त साधन, मतलब स्थान नहीं था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंब करना पड़ा। देखिए उसको छेड़खानी करनी नहीं है और उसको मारना भी नहीं है। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, दो मार्ग थे। तो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर मुझे दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। अवलंबन मतलब प्रयोग करना पड़ा। देखिए तो ये अवलंबन करना पड़ा। क्यों? अभी छेड़खानी क्या करनी है? किसी ना किसी प्रकार सांप का ध्यान लेखक को बढ़ाना पड़ेगा। जब सांप एक तरफ से चला जाएगा तभी तो चिट्टियां उठा सकते हैं, मतलब एक प्रकार की छेड़खानी है। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाई और पड़ी चिट्टी की ओर से उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्टी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्टी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय कंप हुआ और हाथ ने भी आज्ञा नहीं मानी। डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, सांप की डर के मारे। यो ही बिदक कर, यो ही डरक कर, यो ही उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर, डंडे का आगे का भाग है ना, सिर पर 3-4 स्थानों पर पीयूषा पीला जैसा कुछ लगा हुआ था। अरे ये जहर था, जहर, ये विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का खुला सर्टिफिकेट पेश किया था, सामने रख दिया था। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही कायल था। मुझे पता था कि ये इतना काला सांप है तो निश्चित ये जहरीला हो सकता है और इसके जहर से कोई बच पाएगा नहीं। उस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटे की। वो डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था। या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। देखिए इस बार अपमानित हो गया, शांत बैठा था। आपको तो पता है ये डंडा पहली बार इतना शांत क्यों बैठा है? क्योंकि उसको चलने के लिए, उसको हमला करने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं था। इसलिए चलो छोड़ दो, मारने दो, ऐसा एक प्रकार का डंडा सोच रहा था।
तुझे आज जितना वार करना है वो कर ले। उधर ऊपर बैठा हुआ अपने छोटे भाई साहब, उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने की छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया। मैं जो उठ गया था ना, कांप गया था, डर गया था, चीख आवाज आ गई थी, उससे ऊपर के छोटे भाई ने समझा भैया तो गयो, हाँ भाई साहब गए, इनका काम समाप्त हो गया। बंधुत्व का नाता फूफू और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया और मेरे कष्ट और वीरों का ख्याल उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई, भैया करके चीख निकल गई। इस प्रकार छोटे भाई ने ऊपर से दुख जताया था। छोटे भाई की आशंका बेजा नहीं थी। जिस प्रकार मैं उछल गया था, जिस प्रकार मैं डर गया था, जिस प्रकार मेरी आवाज आ गई थी, जिस प्रकार हमारी हलचल हो गई थी, और उसी के कारण ऊपर छोटे बैठे भाई साहब ने अनुमान लगाया था कि ऐसा हुआ होगा। उनकी आशंका बेजा नहीं थी, व्यर्थ नहीं थी, पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। आपकी बार देखिए, आपकी बार किसकी सरकार ये नहीं आनी चाहिए। आपकी बार सांप ने वार भी किया, डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूट तो नहीं, पर डंडा हाथ से छूटा नहीं, पर झिझक, जो ऐसा होता झिझक, सहम, डर, अथवा आतंक से अपनी ओर खींच गया, ऐसा खींच गया, और खींचना अपनी ओर उसको लेना, खींच गया। गुंजल ऐसा उसको गोलाकार रूप, गुंजल का मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। सांप का शरीर ठंडा रहता है, इसलिए हमारे भगवान शिव जी के गले में सांप होता है, ऐसा करके डाल देते हैं, है ना। जैसे मैंने ये डाल दिए ना, वैसे सांप गले में। क्यों? क्योंकि जब समंदर का मंथन हुआ था, उस समंदर मंथन में बहुत सारा धन, बहुत सारी अच्छी चीजें, बहुत सारी बुरी चीजें निकली थी। उसमें से एक जहर भी निकला था, और उस जहर को जहां अगर कहीं इधर उधर फेंक देते या कोई पी लेता तो उसी क्षण मर जाता, या कहीं पृथ्वी पर आ जाता तो पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। कहीं भी रखो उसको भुगतना पड़ता। लेकिन इस जहर को कहां रखा? तो अपने गले में, मतलब इस जहर को साक्षात शिवजी ने प्राशन किया, इसीलिए उनका गला जो है वो गला एकदम नीला काला नीला हो गया, इसीलिए उनका दूसरा नाम नीलकंठ भी है। लेकिन ये जलन को रोकने के लिए, ये जो जहर होने के कारण जो जलन थी और उसको रोकने के लिए भगवान विष्णु ने उनके गले में सांप दे दिया, जिसके कारण उनका गले में ठंडक पहुंच गई। तो एक ठंडा था, डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछल कर मैं सांप पर गिरता, न बचता। सांप पर गिरने सांप मर जाएगा हो, लेकिन सांप काटने से न बचता। लेकिन जब जीवन होता है ना, तो हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वो दैवी कृपा थी कि मैं बच गया, नहीं तो इतना नजदीक जाकर कैसे बचता, ही के नहीं। तो मनुष्य के जब बोलते हैं ना, जिसका राखो साया मार सके न कोई, अब साक्षात भगवान जिसका रक्षक है उसको कौन मारेगा? तो इसलिए जिसका जीवन होता है ना, तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं दैवी कृपा। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उसे ऊपर खींच लिया। इस प्रकार मैंने चिट्ठियां निकालने का जो संकल्प किया था वो कंप्लीट हुआ। मतलब अपना उद्देश्य क्या था? चिट्ठियों को निकालना। वो चिट्ठियां अब ऊपर चढ़ी। अब सवाल बचता है कि अब लेखक का ऊपर चढ़ने का। चलो हम देखते हैं कि लेखक ऊपर कैसे चढ़े। फिर इस प्रकार डंडे को सांप के पास
डंडे को सांप के पास से उठाने में भी मुझे बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठ गया था। आ जाओ, मतलब डंडे के ऊपर आराम से बैठ गया था। जीत तो मेरी हो चुकी थी। क्यों? जिस उद्देश्य के कारण मैं कुएं के अंदर उतरा था वो उद्देश्य मेरा सफल हो गया था। जीत मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गवा चुका था। कौन सा? डंडा। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाई ओर फेंकी कि वो उस पर झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसके बाई ओर से डंडा खींच लिया। पर बाद की बात ने दूसरी ओर से भी वार किया। यदि हाथ में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। देखिए इतना नजदीक। और इस प्रकार मैंने अपना डंडा ले लिया। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था मेरे लिए। लेखक में विश्वास ही इतना था, है कि नहीं? केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए 36 फीट, बहुत आजकल के बच्चों को तो बहुत मुश्किल काम है। 36 फीट कम नहीं होता है। मैं देखिए 5.5 पौने 6 हूं। ऐसे अर्जुन सर 6 बार एक के ऊपर खड़े हो जाएंगे ना, तब 36 फीट हो जाएगा। मतलब बहुत लंबा है। ऐसा करके चढ़ना मुश्किल काम होता है। ये जो अपना छत है ना, छत को अगर हम दौड़ लगाएंगे तो ऐसा करके वहां तक चढ़ते समय ऐसे धोपनी भरेगी हमारी। ठीक है, तो बहुत कठिन काम है। चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता था। 15-20 फीट में बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूं। कम ही अधिक नहीं, पर उस 11 वर्ष की अवस्था में, देखिए 11 वर्ष की अवस्था मतलब आप 9th क्लास में हैं। 9th क्लास में कम से कम आप 15-16 के हो जाते हैं। 11 वर्ष की अवस्था मतलब 6th क्लास का बच्चा है कि नहीं? 6th क्लास की अवस्था में 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, ये बाहें दर्द हो रहा था, और धोकनी चल रही थी। ये धोकनी चल रही थी। एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ाया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता ये आप सभी को पता है। इसका अनुमान करना कठिन नहीं है। ऊपर आकर बेहाल होकर, मेरा हाल तो एकदम बेहाल हो गया था, उठने के लिए नहीं आ रहा था, पूरी तरह से थक गया था। होकर थोड़ी देर तक वैसे ही पड़ा रहा। अब जीत हो गई थी। देह को झाड़ झूर कर जो भी मिट्टी लगी थी, धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ये सारा तमाशा देख लिया था, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद दी, देख खबरदार ये घटना किसी को बताई तो याद रखना। ताकीद दी, वो कुएं वाली घटना किसी से न कहे। हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ते चले गए। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन एकदम 10वीं पास होने के बाद, उपरांत वही घटना मैंने मां को सुनाई। बहुत दिनों के बाद मैंने ये घटना मां को सुनाई। सजल नेत्र से मां ने मुझसे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने को डैने मतलब पंख के नीचे अपने बच्चों को छुपाती ना, छिपा लेती है। कितने अच्छे दिन थे वे, नहीं? इतना सब कुछ होने के बाद लेकर बोलते हैं बहुत अच्छे दिन है। कितने अच्छे दिन थे वे। उस समय राइफल नहीं थी, कोई बंदूक और राइफल नहीं थी, लेकिन डंडा था। और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक भी नहीं था। इस प्रकार के दिन थे। सही में बचपन के दिन बहुत ही सुंदर होते हैं। हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान भी कहती है, मैं जाते जाते उनका भी जिक्र कर देता हूं कि मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा हाथ पकड़ पकड़ कर माँ मैं चलूं तेरे साथ सदा। मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा हाथ पकड़ पकड़ कर माँ मैं चलो तेरे साथ सदा। मैं सबसे छोटी हूं। चलो इस कविता की याद आ गई, बचपन की याद आ गई। निश्चित आपको भी अपना बचपन याद आ गया होगा। आपसे जीवन से संबंधित इस प्रकार की अगर कोई घटना है तो जरूर उसे लिखे, तभी हमारे लेखक को इस पाठ को, इस कहानी को न्याय मिल सकता है। तो चलो जाते जाते मैं इस पाठ के ऊपर का गृह कार्य एक ही प्रश्न के रूप में आपको दे रहा हूं कि लेखक ने अपने बचपन के दिन को अच्छे दिन कहा है, क्यों? आप अपने बचपन की याद करते हुए लिखिए या पाठ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो
बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये सारे पाठ के जो भाग है, ये भाग मैं वीडियो के रूप में आपके पास पहुंचा रहा हूं, तो निश्चित आपको अच्छे लगेंगे। पाठ को दोबारा पढ़िए, कहानी को दोबारा पढ़िए और फिर से अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।